दोस्तों, एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली पर चढ़ाई शुरू कर दी है। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर निकले हुए हैं और रास्ते में हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हजारों की संख्या में पुलिस वाले तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, मगर हर किसी को बस यही डर है कि किसान आंदोलन के चलते फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाए, जब देश की राजधानी को लगभग 1.5 साल तक चारों तरफ से घेर कर जाम कर दिया था, जब दूसरे शहरों से दिल्ली आना जाना नर्क हो गया था। सब्जी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी वाले नहीं आ रहे हैं, बच्चे सब पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं। यही डर फिर से लोगों के दिल में बैठ चुका है। टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही है। किसान फिर से एमएसपी समेत एक दर्जन मांगों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई करना चाहते हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इन मांगों को समर्थन भी दे दिया है। ऐसे में डर ये है कि दिल्ली और उसके आसपास में फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा ना हो जाए। लोग सवाल करने लगे हैं कि सरकार इन किसानों की मांगे पूरी करके मुद्दे को खत्म क्यों नहीं करती। वहीं बहुत से जानकार एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों की इन मांगों को पूरा किया ही नहीं जा सकता। ये मांगे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जो किसान सरकार से मनवाना चाहती है, और आखिर क्यों इन मांगों को पूरा करना सरकार के लिए इम्पॉसिबल दिख रहा है। तो आइए इसी की पड़ताल करते हैं। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस लिए थे, तो लंबे वक्त से चला रहा किसान आंदोलन भी खत्म हो गया था। उस आंदोलन के साथ ही दिल्ली आने जाने वाले लाखों लोगों ने चैन की सांस ली थी। आंदोलन तो खत्म हो गया, किसान दिल्ली से वापस भी चले गए, मगर तब भी उनकी एक मांग बाकी थी। वो चाहते थे कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए। सरकार ने इसके बारे में कमेटी बनाकर विचार करने की भी बात की, मगर ये कानून कभी बन नहीं पाया, और न ही एमएसपी को लेकर कानून बना पाना कभी इतना सिंपल था। बस फिर क्या था, अब जब केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने में बस 2 महीने का वक्त बाकी है, अगला लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है, तो पंजाब से हजारों किसान फिर से एमएसपी की डिमांड को लेकर आंदोलन करने लगे हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, फिर चाहे बाजार में भाव कितना भी कम क्यों ना हो। आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से एमएसपी की स्कीम 60 के दशक में तब शुरू की गई थी जब देश में खाने का संकट था और सरकार हरित क्रांति की टेक्निक का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा ऐसी फसलें लगाकर देश की जरूरत पूरा करना चाहती थी। उसी टाइम किसानों को ऐसी फसलें लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए एमएसपी स्कीम लाई गई थी, ताकि उन्हें अपनी फसलों के बदले सरकार की तरफ से रिटर्न की एक मिनिमम गारंटी दी जा सके। आज की तारीख में 23 ऐसी फसलों पर एमएसपी तय होती है। जब भी किसानों की तरफ से ऐसा आंदोलन होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि सरकार ऐसे लोगों की मांगे मान क्यों नहीं लेती, क्यों चुनाव से पहले किसानों को यूं परेशान किया जा रहा है, जब हर राज्य में सरकारें लोगों को मुफ्त में चीजें बांट रही हैं, अपने वोट बैंक को खुश कर रही है, तो इस केस में सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही, उसे क्या प्रॉब्लम है। हम बात कर रहे थे कि आखिर एमएसपी को लेकर किसानों की मांग मान लेने में सरकार को प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन मांगों को मान लेना इतना भी आसान नहीं है। इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ था उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जो बजट था वो 11 लाख करोड़ का है, जबकि साल 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ था, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और बाकी फसलें भी शामिल थीं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020 में कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही है, अगर वो कानून बना दिया जाए तो इतने पैसे आएंगे कहां से। उनका कहना है कि सरकार को या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट से पैसे काटने पड़ेंगे या देश को अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर इस पैसे का इंतजाम करें। क्या इसके लिए कोई तैयार होगा? और अभी तो हम सिर्फ फसलों के लिए एमएसपी कानून से पड़ने वाले 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसान 10,000 पेंशन, साल में 200 दिनों के लिए 700 दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में रोजगार, मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी की भी डिमांड कर रहे हैं। और इन सारी मांगों के बजट को जोड़ दिया जाए तो फिर ये फिगर 36 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। अब सरकार अगर इतना पैसा सब्सिडी में लगा देगी तो उस पैसे की भरपाई करेगी कहां से? जाहिर
तौर पर इससे आपको और हमें मिलने वाला सामान महंगा हो जाएगा। हर चीज पर टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है। ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या तो रुक जाएंगे या आगे के लिए टल जाएंगे। आर्मी को भी मजबूत करने में कम पैसा लगा पाएंगे। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर सभी फसलों पर MSP देने की मांग मान ली जाए तो इसका सारा खर्च 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच जाता है। और फन फैक्ट ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा कुल बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए का था। दूसरी बात, कानून बनाकर ज्यादातर फसलों के लिए MSP डिसाइड करने का नुकसान ये है कि गन्ने और चावल जैसी फसलें बहुत पानी मांगती हैं। MSP के कारण जब ज्यादातर किसान इन्हें लगाएंगे तो उन इलाकों में पानी की कमी आ जाएगी और पंजाब में भी यही हुआ। वहाँ फ्री बिजली और बेहतर MSP के चलते बहुत से किसानों ने इन फसलों को लगाया, जिससे ज्यादातर जगह ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया। कई जगह कुएं सूख गए और वही किसान फायदे में रहे जिनके पास सबसे गहरे बोरबिल थे। मशहूर आर्थिक पत्रकार और इकोनॉमिक टाइम्स के पूर्व संपादक स्वामीनाथन अय्यर ने कृषि बिल के वक्त भी यही कहा था कि ये बिल देश की तकदीर बदल कर रख देंगे। बिल के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये बिल असल में किसानों के लिए सबसे बड़े लाइफ चेंजर साबित होंगे। बिल आने के बाद तो किसानों के पास अपनी फसल को बेचने के लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। अय्यर ने तब लिखा था कि अगर खरीदने वाले के पास ये फ्रीडम है कि वो कहीं से भी खरीद सकता है तो यही फ्रीडम फसल बेचने वाले किसान को भी मिलनी चाहिए, जो कि बिल आने के बाद मिलेगा। मगर तब इस बिल को लेकर एक के बाद एक झूठ फैलाए गए। ये कहा गया कि बिल आने के बाद MSP खत्म हो जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। What is the point of subsidizing people to produce something for which there is no demand in India and no demand in the rest of the world? अय्यर जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये देखकर बुरा लगता है कि कैसे किसानों के नाम पर एक खास इलाके से कुछ लोग खड़े होते हैं और अपनी ताकत के दम पर सरकार को झुका देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि 2020-21 में जिस कृषि बिल का पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध किया था, उसी बिल का महाराष्ट्र और आंध्रा के किसान संगठन समर्थन कर रहे थे, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। Each of these three reforms were in the manifestos of all opposition parties. These three were not only in the manifesto of the Congress party. The Congress party said we will do away with APMC. दोस्तों, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि किसान इस देश के अन्नदाता हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि खेती जितना अनप्रेडिक्टेबल पेशा और कोई नहीं है। जहां किसान कर्ज लेकर साल भर अपना खून पसीना लगाते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी मेहनत के लिए सरकार की तरफ से एक गारंटी की बहुत जरूरत होती है। मगर ये भी देखना होगा कि सरकार से सुविधा लेने के नाम पर हम उसे किस हद तक निचोड़ सकते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी खुलासा करते हैं कि पंजाब में किसानों को साल भर में $1 बिलियन यानी 8 करोड़ की बिजली सब्सिडी मिलती है और फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर इन किसानों को $665 मिलियन दिए जाते हैं। MSP is made legal. The production assume of a particular commodity is 100, but the demand is 70. Then what will happen? Nobody will touch. The remaining 30, it will stay with the farmers. What will you do? मतलब पंजाब में हर किसान फैमिली को सब्सिडी के तौर पर $1636 दिए जाते हैं, जो कि भारत की पर कैपिटा इनकम के आसपास है। इसके अलावा किसानों को कम रेट पर लोन मिलता है, वक्त वक्त पर उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि पंजाब में जिस किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, वो भारत के अमीर किसानों में शामिल होते हैं। मगर इस सब के बावजूद किसान जो मांगे कर रहे हैं, वो कुछ लोगों के मन में शक पैदा करती है कि क्या इन मांगों का कुछ और मकसद तो नहीं, क्योंकि आंदोलन में शामिल बहुत से लोगों की बातें तो यही साबित करती है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी गई धमकी हो या फिर खालिस्तान की मांग। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, खालिस्तान पंजाब। सुनिए आपने इन लोग की बात, अब क्या ही कहे, मगर इसके बावजूद हम साफ कर दें कि आंदोलन में शामिल 2-4 लोगों की बातों से ये प्रूफ नहीं होता कि आंदोलन कर रहे सभी लोगों की यही सोच है। मगर 2-4 लोग भी अगर कैमरे के सामने देश तोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत सीरियस मामला है। 2-4 लोग अगर बोल रहे हैं तो भीड़ में ऐसे और लोगों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता जो इनके जैसी ही सोच रखते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी लोग इन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें खुलकर सरकार से बात करनी चाहिए। इन लोगों को बच्चों की तरह सिर्फ अपनी मांगों पर अड़ के नहीं रहना होगा, बल्कि मांगों का इकोनॉमिक्स भी सरकार को समझाना होगा और खुद भी यह समझना होगा कि उन मांगों को पूरा करने के लिए देश के लिए क्या मायने हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर चलाने वाला हर व्यक्ति अपने बच्चों की मांगे पूरी करता है, मगर बच्चे अगर बड़े हो तो उन्हें भी ये समझना होता है कि हमारे घर के क्या क्या खर्चे हैं। घर में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की भी बहुत
बहुत जरूरतें हैं। आखिर देश का नागरिक और उसकी सरकार एक परिवार की तरह ही तो है। नाराजगी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आखिर में हर प्रॉब्लम का इलाज तो मिल बैठकर ही करना है। इसलिए ना तो सरकार को चाहिए कि वह अपने ही नागरिकों पर गोली चलाकर कोई जुल्म करे, और ना ही नागरिकों को चाहिए कि वो अपने ही सरकार को दुश्मन मानकर उसके खिलाफ जंग छेड़ दे। अगर दोनों साइड ये बात समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है इस प्रॉब्लम का हल निकालने में कोई दिक्कत होगी। बाकी आप बताइए, आप इस किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? उनकी मांगों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जो भी आपकी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।